हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बोल्शेविक क्रांति के सेकंड पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे, क्या रीज़न थे, इसको अच्छे से देख लिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि रूसी क्रांति के बोल्शेविक क्रांति के क्या-क्या चरण रहे थे। देखिए दोस्तों, इन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि रूसी क्रांति के क्या चरण थे। चरण मतलब समझ रहे हैं ना कि क्या स्टेप रहे थे, जैसे शुरुआती चरण, फिर अंतिम चरण क्या रहा था। तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, ये आप जानते होंगे। देखिए, रूसी क्रांति का जो पहला चरण है वो है फरवरी 1917 की क्रांति। क्रांति की शुरुआत रूसी जनता द्वारा रोटी की मांग को लेकर थी। वस्तुत जन कठिनाइयों एवं प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने जन असंतोष को और उग्र कर दिया। इसी क्रम में पेट्रोगाद यानी एक जगह थी पेट्रोगाद की सड़कों पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कारखानों में हड़ताल की, जनता ने दुकानों को लूटना शुरू किया। जार मतलब वहाँ का जो राजा था, जार ने सैनिकों को दमन करने का आदेश दिया, लेकिन वे प्रदर्शनकारियों से मिल गए। इसलिए मजदूर एवं सैनिकों ने मिलकर एक क्रांतिकारी सोवियत परिसंघ का गठन किया। इस सोवियत ने ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इसी के साथ जार ने सिंहासन त्याग दिया, यानी कि उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा और रूस से सदा के लिए राजतंत्र की समाप्ति हो गई। ड्यूमा दोस्तों वहाँ की संसद थी। रूस की जो संसद थी उसको ड्यूमा कहते थे। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, रूस में जो क्रांति शुरू होती है वो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के साथ शुरू होती है, कि जो खाने पीने की चीज़ें थी उसकी मांग के साथ शुरू होती है, कि जार के शासन के अंतर्गत बहुत ही कठिनाइयां पैदा हो गई थी। अब क्या करते हैं लोग, क्रांति का सहारा लेते हैं। क्रांति में जो मजदूर होते हैं वो सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं, कारखानों में हड़ताल कर देते हैं, जो दुकानें होती हैं उनको लूटना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोग इसमें आकर मिल जाते हैं क्रांति में, और जो सैनिक होते हैं उनको जो राजा था वहाँ का, जार, वो आदेश देता है कि जाओ और जो आंदोलन हो रहा है, जो उग्र आंदोलन या संघर्ष लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसका दमन कर दो। मतलब कि सैनिकों को दमन करने का ऑर्डर दिया गया था। बट सैनिक भी मजदूर लोगों के साथ मिल गए। जो सैनिक थे वो क्रांतिकारियों के साथ मिल जाते हैं, और जो मजदूर और सैनिक होते हैं मिलकर एक संघ बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सा बना लेते हैं, सोवियत परिसंघ बना लेते हैं। और जो संसद के सदस्य होते हैं वो भी साथ में मिल जाते हैं। ड्यूमा के जो सदस्य होते हैं संसद के, वो भी इस संघ के साथ मिल जाते हैं और एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, और जो राजतंत्र होता है वो खत्म हो जाता है। देखो दोस्तों, क्या था, पहले वहां पर संसद राजा के द्वारा बनाई गई थी ड्यूमा, बट वो नाम मात्र की थी, उसका कोई असली महत्व नहीं था। बट अब क्या किया गया, जो ड्यूमा के सदस्य थे, जो सैनिक थे, जो मजदूर थे, वो आपस में मिल जाते हैं, क्रांति कर देते हैं राजा के विरुद्ध। और राजा के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं होता, वो राजतंत्र मतलब अपना जो सिंहासन होता है उसको त्याग देता है, और इस तरह राजतंत्र खत्म हो जाता है। और जो ड्यूमा के सदस्य होते हैं और जो मजदूर सैनिक होते हैं, ये मिलकर एक अस्थायी सरकार बनाते हैं। इस राजतंत्र की समाप्ति के बाद सरकार का नेतृत्व करेंसी के हाथों में आया। करेंसी पता है ना, जैसे कि देखो लेनिन था वैसे ही करेंसी भी था, दोनों अपोजिट में थे। केरेंस्की भी क्रांति कर रहा था, बट केरेंस्की मेंशेविक प्रमुख था। मतलब केरेंस्की का मानना था कि क्रांति में सारी चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, थोड़ा धीरे-धीरे जो संवैधानिक सुधार हो रहा है वही होना चाहिए, धीरे-धीरे सुधार होना चाहिए संवैधानिक रूप से। बट लेनिन इसके अपोजिट थे। अपोजिट मतलब कि लेनिन पूरी क्रांति चाहते थे, पूरी तरह बदलाव चाहते थे। तो केरेंस्की के हाथों में सत्ता आती है, सरकार उनके हाथों में होती है, जो कि मध्यवर्गीय स्वरूप से युक्त था। इस सरकार में उद्योगपति, कुलीन, भूस्वामी तथा उच्च नौकरशाही वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सरकार ने सर्वप्रथम सॉरी इस सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी बनाए रखने तथा निजी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने और संवैधानिक तरीके से, यानी कि संविधान के अनुसार चलते हुए सुधारों की बात की।
इन कार्यों से ऐसा लगा कि रूस में पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्रों की तरह प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना हो रही है, लेकिन जबकि क्रांति का श्रेय तो किसान एवं मजदूरों को था और वे उत्पादन के साधन एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण चाहते थे। अतः वे बोल्शेविकों के नेतृत्व में रूस इस सरकार का विरोध शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, मेनली मैंने आपको बोल्शेविक और मेंशेविक समझाया था। अभी आप दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा। एक मेंशेविक दल था, एक बोल्शेविक दल था। बोल्शेविक दल में लेनिन प्रमुख थे और जो मेंशेविक दल था उसमें केरेंस्की थे प्रमुख। अब जो सरकार बनती है वो केरेंस्की की बनती है, केरेंस्की थे उसमें। और केरेंस्की का जो विचार था वो था कि संवैधानिक सुधार होना चाहिए। अब केरेंस्की की सरकार बनती तो केरेंस्की ने सारी चीज़ें राज्य के अंडर में नहीं ली, जो भी चीज़ें जिसकी थी उसको मान्यता दी, संपत्ति के अधिकार को भी मान्यता दी। बट क्रांति तो किसानों और मजदूरों ने की थी, तो किसान और मजदूर तो बराबरी का हक चाहते थे। वो चाहते थे कि सारी चीज़ें राज्य के नियंत्रण में और राज्य हमें दे, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए। तो इसीलिए अब जो किसान और मजदूर थे वो बोल्शेविक दल के साथ मिल जाते हैं और इस सरकार का विरोध करने लगते हैं जो कि बनी होती है रूस में। और फिर इसी के चलते रूसी क्रांति का दूसरा चरण सामने आता है। अक्टूबर 1917 की क्रांति। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने केरेंस्की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सत्ता किसान एवं मजदूरों को सौंपने की मांग की। लेनिन ने उत्पादन के साधन एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने तथा विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त करने की बात करके जन समर्थन हासिल किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें ना वो सारी की सारी समझ में आ जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखें। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया कि सर आप कहाँ समझा पा रहे हैं, समझा नहीं रहे हमें। तो हो सकता है कि आपने वीडियो को पूरा ना देखा हो, जिसने भी ये कमेंट किया था। तो देखो, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर समझिए, जो सबसे पहले जो शक्ति थी वो राजा के हाथ में थी। अब राजा को हटा दिया गया। रूस में एक क्रांति हुई फरवरी के महीने में और राजा को हटा दिया गया। अब राजा को हटाकर वहां पर एक सरकार बनती है जो कि केरेंस्की जिसका प्रमुख होता है। अब केरेंस्की जो था वो रूस को प्रथम विश्व युद्ध में बनाए रखता है, वो रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर नहीं रखता है। इसके अलावा जो पूंजीवादी जो लोकतंत्रवादी जो नीतियां थी उसको भी लागू करता है केरेंस्की, ठीक है। बट अब मजदूर किसान तो मतलब इससे दुखी हो जाते हैं और वो फिर जो दूसरा दल होता है लेनिन के नेतृत्व वाला बोल्शेविक, उसके साथ मिल जाते हैं। और जो लेनिन होते हैं वो बोल्शेविक दल के सहारे, मतलब बोल्शेविक दल के सहारे जो समर्थन होता है वो हासिल कर लेते हैं। पूरी जनता का समर्थन हासिल कर लेते हैं और केरेंस्की सरकार के विरुद्ध एक क्रांति कर देते हैं। जैसे कि राजा के विरुद्ध की गई थी, अब केरेंस्की सरकार के विरुद्ध क्रांति होती है। इसी क्रम में बोल्शेविकों ने शासकीय भवनों, बिजली घरों, रेलवे स्टेशनों आदि पर अधिकार किया। अंततः केरेंस्की की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और लेनिन के नेतृत्व में जन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसका सभापति लेनिन एवं युद्ध मंत्री ट्रॉट्स्की था। अब फिर क्रांति होती है। क्रांति में हड़तालें होती हैं, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। जो बड़े बड़े भवन होते हैं, सरकारी जो चीज़ें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उन पर अधिकार कर लिया जाता है। जो बोल्शेविक लोग होते हैं, मतलब जो बोल्शेविक दल में का समर्थन कर रहे होते हैं, वो सभी चीज़ों पर अधिकार कर लेते हैं, जिसके कारण जो सरकार होती है केरेंस्की की उसको त्यागपत्र देना पड़ता है और लेनिन की सरकार बनती है। और लेनिन क्या करते हैं, फिर मजदूरों और किसानों की भलाई के लिए उनके लिए समाजवादी नीतियां लागू करते हैं, साम्यवाद वगैरह का विचार वो रखते हैं। तो इस तरह यहाँ पर रूसी पूरी क्रांति हुई थी। क्या कारण थे इसको हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया और यहाँ हमने देख लिया कि किस तरह से रूसी क्रांति हुई। जार का शासन यानी कि राजा का शासन वहाँ पर खत्म हुआ। फिर एक मेंशेविक दल था जिसके प्रमुख थे केरेंस्की और केरेंस्की की सरकार बनती है। बट केरेंस्की की सरकार से भी लोग खुश नहीं होते, जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति होती है और फिर बोल्शेविकों के नेतृत्व में एक सरकार बनती है जिसका प्रमुख लेनिन होता है और लेनिन फिर समाजवादी विचारधाराएं वगैरह लागू करता है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझ लिया। अब हम बात करते हैं आखिर रूस की क्रांति के क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट आया, ठीक है, क्या प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा।
तो अब हम रूसी क्रांति के प्रभावों परिणामों की बात करते हैं। रूसी क्रांति के परिणाम। पहला है राजनीतिक परिणाम। देखिए कई सारे परिणाम निकले, राजनीतिक, आर्थिक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर राजनीतिक परिणाम क्या निकले। देखो राजनीतिक परिणाम का मतलब होता है कि पॉलिटिकल, राजनीति से रिलेटेड क्या रिजल्ट सामने आए। देखो रूस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई और सर्वहारा का शासन स्थापित हुआ। रूस में जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया। जो सर्वहारा, सर्वहारा मतलब एक होता है पूंजीपति वर्ग जो बहुत अमीर होता है और एक होता है सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग का शासन अस्तित्व में आया, पूंजीपतियों का नहीं। लेनिन ने जर्मनी के साथ एक संधि करके प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग कर दिया। अब जर्मनी के खिलाफ बहुत सारे देश लड़ रहे थे, रूस भी शामिल था, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह। बट अब क्या हुआ कि लेनिन ने एक संधि कर ली जर्मनी के साथ, कहा कि भाई अब हम विश्व युद्ध में लड़ ही नहीं रहे। रूस के नेतृत्व में पूंजीवादी अवधारणा का विरोध शुरू हुआ और उसने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इसी क्रम में वो औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत समझा गया। देखो दोस्तों, अब रूस के नेतृत्व में पूंजीवाद का विरोध किया गया। पहले पूंजीवादी अवधारणा का इतना कोई विरोध करने वाला देश था ही नहीं। अब रूस एक देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में सामने आया जो कि पूंजीवाद का विरोध कर रहा था। और इसने उपनिवेशवाद का भी विरोध किया, मतलब देशों को जो गुलाम बनाया जा रहा था उसका पूरी तरह विरोध किया। और एक तरह से पहला एक मात्र ऐसा देश आया सामने, एक बड़ा देश जो कि औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की बात कर रहा था सभी राज्यों की। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये। देखो दोस्तों, पॉलिटिकल रिजल्ट बहुत बड़े बड़े आए। वर्ल्ड में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उससे रूस अब निकल गया, क्योंकि भाई वहाँ पर रूसी क्रांति हुई जिसमें बॉल्शेविक नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, वो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फिर विड्रॉ कर लिया, अपने आप को निकाल लिया। इसके अलावा पूंजीवाद का विरोध किया, और पूंजीवाद का विरोध के चलते ही तो शीत युद्ध हुआ था। और उपनिवेशवाद का विरोध करना शुरू किया कि देखो अभी सभी देश क्या कर रहे थे यूरोप के, जब शक्तिशाली वो बनते थे तो वो दूसरे देशों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यहाँ के देशों को गुलाम बनाकर अपना विकास करने की बात कर रहे थे। बट जब रूस बना, रूस में क्रांति हुई, तो रूस ने कहा नहीं, हम इसका विरोध करेंगे, हम उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, और एक अग्रदूत के रूप में सामने आया। इसके अलावा आर्थिक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम क्या निकले। रूस में उत्पादन के साधन एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो उत्पादन के साधन थे, जो भी मतलब रिसोर्स वगैरह थे, जितने भी रिसोर्सेज थे, उन सभी पर राज्य का नियंत्रण हो गया। जितनी भी कंपनियां थी, सरकारी चीज़ें थी, वो सरकार के हाथ में रही। जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी सरकार के हाथ में आ गया। तो सब कुछ सरकारी नियंत्रण में, राज्य के अंडर में आ गया। राज्य का मतलब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा राज्य शब्द यूज़ किया जाता है, और हकीकत में राज्य को आप देश भी कह सकते हैं, ठीक है। बट जब हम लिखते हैं ना तो भाई पढ़ाई में फिर राज्य शब्द का यूज़ होता है, देश यूज़ नहीं करते इंटरनेशनल रिलेशन में, स्टेट बोलते हैं वहाँ पर। तो स्टेट का मतलब अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो वो देश या कंट्री भी समझ सकता है। तो सब कुछ देश के अंडर में आ गया, सरकार के अंडर में आ गया। रूस का वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुआ। वस्तुतः साम्यवादी विचारधारा से युक्त होने के कारण, यानी कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक होने के कारण, रूस को विदेशी पूंजीवादी राष्ट्रों का सहयोग मिलने की संभावना नहीं थी। इसलिए आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना था उसे। इसलिए वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। अब देखो दोस्तों, आर्थिक परिणाम ये भी निकला कि अब रूस का जो विकास है वो काफ़ी तीव्र गति से हुआ। अब देखो, रूस एक साम्यवादी देश था, जिस कारण से जो तकनीक थी रूस को, वो पश्चिमी यूरोपीय देशों जो कि काफ़ी उन्नत थे, अमेरिका, इनसे नहीं मिल पाई। ये पूंजीवादी देश थे, तो इनसे कोई समर्थन रूस को नहीं मिला। रूस को खुद ही कुछ सब कुछ करना था, और इसीलिए उसने वैज्ञानिक शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। और इसी के चलते मतलब ऐसा विकास किया कि बहुत ही तेज़ी से रूस का तकनीकी और औद्योगिक विकास हुआ। सही में कहा जाए तो रूस का जो विकास था वो बहुत समय बाद हुआ। जो औद्योगिकीकरण हुआ था, जो मतलब औद्योगिक क्रांति आई थी, वो बहुत समय पहले ही आ चुकी थी यूरोप में। बट यूरोप का राष्ट्र होते हुए भी रूस में ये सारी चीज़ें बहुत लेट में हुई। जार के टाइम पर, राजा के टाइम पर वहाँ पर ऐसा कोई औद्योगिक विकास नहीं हो पाया।
तो इस तरह देखा जाए तो रूस का जो विकास था वो काफ़ी लेट हुआ बट काफ़ी तेज हुआ। लेट हुआ बट काफ़ी तेज हुआ, और तेज हुआ तभी तो सोवियत संघ जो था वो पूरी तरह अमेरिका को टक्कर देता है और शीत युद्ध शुरू होता है। रूस में नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग माध्यम से विकास की नीति अपनाई गई, इसलिए रूस 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी से बच सका। देखो 1929 में एक ऐसी वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी जिसने कि यूरोप और पूरे विश्व को ही, अमेरिका सहित पूरे विश्व को ही बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया। आर्थिक रूप से काफ़ी मंदी देखी गई थी बट रूस इससे बच गया। क्यों? क्योंकि रूस में नियोजित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर प्लानिंग करते हुए अर्थव्यवस्था के विकास की नीति को अपनाया गया था, और रूस से प्रभावित होकर ही भारत ने भी पंचवर्षीय योजना के आधार पर ही अपना विकास शुरू किया था। तो दोस्तों ये थे आर्थिक परिणाम, ठीक है। राजनीतिक परिणाम देख लिया, आर्थिक परिणाम देख लिया। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिणामों की। तो सामाजिक परिणाम कुछ इस तरह हैं। यह पहली सफल समाजवादी क्रांति थी, इसलिए इसने विश्व के अलग-अलग देशों में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाया। देखो दोस्तों, समाजवादी विचारधारा पहले भी आ चुकी थी, पहले भी बहुत पहले ही बात की गई थी समाजवादी विचारधारा की, बट इसे असलियत में लागू कर पाना, कोई क्रांति कर पाना, कोई बहुत मतलब एक बड़ी बात थी। बट अब देखा गया कि रूस में समाजवादी क्रांति हुई है, मतलब समाजवादी विचारों के आधार पर सरकार बनी है। तो इससे कई सारे देशों को प्रेरणा मिली और मतलब लोगों को लगा कि हम भी अपने देश में समाजवादी सरकार बना सकते हैं। रूस में निजी स्थायित्व की अवधारणा समाप्त हुई, साथ ही धार्मिक संरचनाओं का अंत किया गया। इस तरह विशेषाधिकार वर्ग के रूप में मौजूद सामंत, कुलीन एवं पादरी की भी समाप्ति हुई। इस तरह वर्ग भेद समाप्त हुआ और एक वर्ग विहीन समतामूलक समाज की स्थापना हुई। देखो दोस्तों, यहाँ पर निजी स्थायित्व बोल दिया मैंने, बट वो निजी संपत्ति, देखो जो निजी संपत्ति का जो सिद्धांत था वो खत्म कर दिया गया। रूस में कोई निजी संपत्ति नहीं रह गई, और जो विशेषाधिकार वर्ग था, जो बड़ा अमीर वर्ग था, उसको हटा दिया गया। सामंत, कुलीन और जो पादरी वगैरह थे, धार्मिक जो प्रमुख थे, सबको हटाकर सबको समान कर दिया गया, और जो वर्ग भेद था, अमीर गरीब का जो भेद था, उसको खत्म कर दिया गया। और अब क्या कर दिया गया, एक वर्ग विहीन समतामूलक, मतलब कोई वर्ग यानी कि क्लास नहीं रही। जब आपने मार्क्स के विचारों को पढ़ा होगा ना, तो मार्क्स क्या कहते हैं कि दो वर्ग हैं समाज में, एक वर्ग अमीर वर्ग, एक वर्ग गरीब वर्ग, एक प्रभुत्वशाली डोमिनेंट क्लास है और एक प्रभुत्वशाली नहीं है, प्रभुत्व विहीन है। तो वर्ग क्लास की बात करते हैं मार्क्स अपने विचारधाराओं में, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब रूस में जो ये वर्ग था, क्लास था, क्लासेस होती है ना, फर्स्ट क्लास के लोग, निम्न क्लास के लोग, तो ये क्लास जो था उसको खत्म कर दिया गया और एक समानता का समाज स्थापित किया गया। और जिस वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे पादरी हो गए, कुलीन वर्ग के लोग हो गए, तो इन सबको भी हटा दिया गया। इनके विशेषाधिकारों को भी पूरी तरह खत्म करके एक समान वर्ग की स्थापना की गई। अब कोई वर्ग नहीं रहा, कोई ऊंचा वर्ग, कोई नीचा वर्ग नहीं रहा। शिक्षा का प्रसार करना और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देना राज्य का कर्तव्य बना। इसी क्रम में 16 वर्ष की उम्र तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लागू की गई। परिणाम स्वरूप साक्षरता में वृद्धि हुई। तो देखो, रूसी क्रांति का एक परिणाम ये निकला, सामाजिक परिणाम, कि अब शिक्षा का प्रसार हुआ। सरकार ने ये जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और सरकार ने शिक्षा का प्रसार किया, और 16 वर्ष तक की आयु में बिल्कुल निःशुल्क फ्री शिक्षा देने की बात की, जिससे कि जो साक्षरता दर था, जो लिटरेसी रेट था, उसमें बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही समाज में भेदभाव एवं असमानता की समाप्ति हुई। इसी क्रम में लैंगिक भेद समाप्त हुआ और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो जो पुरुष स्त्री को लेकर जो भेदभाव होता है, ये भी समाप्त किया गया और असमानता को हटा दिया गया, भेदभाव खत्म कर दिया गया, और स्त्रियों को, महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दी गई। तो ये सामाजिक परिणाम थे। सामाजिक परिणाम का मतलब कि जो समाज होता है, सोसाइटी होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यही सारे प्रभाव पड़े कि महिलाओं को मौका दिया गया, महिलाओं को दबाया नहीं गया, शिक्षा दी गई, ये सारी चीज़ें की गई समाज में। देखिए दोस्तों, इन परिणामों के अलावा एक वैश्विक प्रभाव पड़ा, एक वैश्विक परिणाम निकला। विश्व के ऊपर रूस के कई सारे परिणाम निकले।
रूस में जो क्रांति है उसके विश्व पर कई सारे प्रभाव पड़े, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने विश्व के विभिन्न देशों के सर्वहारा में आशा का संचार किया और अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्हें संघर्ष हेतु प्रेरित किया। देखिए दोस्तों, अब रूस में समाजवादी क्रांति हुई और जो सर्वहारा वर्ग था, यानी कि मजदूर, किसान, ये लोग जो थे इनकी सरकार बनी और ये लोग प्रमुख बन गए। अब तो ऐसा ही जो दूसरे जो देश थे वहाँ पर भी किसानों, मजदूरों, गरीब जनता में ये उम्मीद जगी कि हम भी यहाँ पर समाजवादी क्रांति करके अब मतलब संघर्ष करके एक सरकार स्थापित कर सकते हैं जो कि मजदूरों, किसानों के लिए लाभदायी होगी। और इसी कारण से तो भारत में भी कई सारी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। तो आप समझ रहे हैं कि वो प्रेरणा कहाँ से आई, तो वो रूसी क्रांति से आई। इसके अलावा अनेक देशों में साम्यवादी सरकार के गठन को प्रोत्साहन मिला और कई सारे देशों में साम्यवादी सरकार बनी भी, प्रोत्साहन मिला, वही चीज़ है। रूस की सर्वहारा क्रांति की सफलता से श्रमिकों का महत्व बढ़ गया। अब उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया। इसी क्रम में मजदूर दल बने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का निर्माण हुआ। अब मजदूरों का महत्व बढ़ गया कि मजदूर क्रांति कर सकते हैं। तो जो सर्वहारा क्रांति हुई थी ना रूस में, तो उससे मतलब बहुत सारे चीज़ें हुई, रूस श्रमिकों का इससे महत्व बढ़ा। अब जब कभी भी श्रमिक मांग करते थे कोई, तो उनकी मांगों पर सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया, क्योंकि अब सरकार को डर लगने लगा कि हो सकता है कि ये मजदूर कहीं कुछ क्रांति ना कर दें, कहीं ये मजदूर संगठन मिलकर बहुत बड़ी हड़ताल या कुछ ऐसा ना कर दें जिससे कि सरकार को दिक्कत हो जाए। तो अब इनकी मांगों पर ध्यान दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का निर्माण हुआ। विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को लोकप्रियता मिली कि भाई एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए, ऐसा विचार विश्व में फेमस हुआ। इसके साथ ही उपनिवेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा मिली। अब कई सारे उपनिवेश थे, जैसे कि भारत हो गया या दूसरे जो उपनिवेश हो गए, वहाँ पर क्रांति की प्रेरणा मिल रही थी राष्ट्रीय आंदोलन को कि हम सशस्त्र क्रांति करके पूरे के पूरे जो मतलब शासक हैं उनको हटा दें। ऐसी प्रेरणा मिल रही थी लोगों को। विश्व में पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच वैचारिक टकराव बढ़ा। इसी क्रम में शीत युद्ध का विकास हुआ। वस्तुतः अमेरिका एवं सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। मतलब कि अब रूसी क्रांति के बाद समाजवादी विचारधारा एक प्रमुख विचारधारा के रूप में सामने आई। पहले पूंजीवादी विचारधारा ही थी प्रमुख, बट अब समाजवादी विचारधारा भी आ गई, तो अब दोनों ही विचारधाराओं में टकराव होने लगा, वैचारिक टकराव। और इसी टकराव के आगे बढ़ने से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो शीत युद्ध शुरू हो जाता है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो इस विचारधारा का प्रमुख रोल था यहाँ पर। अगर रूस में ऐसी कोई क्रांति नहीं होती तो समाजवादी विचारधारा प्रमुख नहीं होती और शीत युद्ध शुरू नहीं होता। तो विश्व पर ये एक बड़ा प्रभाव था रूसी क्रांति का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो रूस का जो हमारा चैप्टर था रूसी क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का, इसको हमने पूरा का पूरा समझ लिया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने दोनों ही वीडियो देख ली हैं, फर्स्ट पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट है, इन दोनों को अगर आपने रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति का देख लिया है तो काफ़ी डिटेल में आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं और आप काफ़ी बेटर तरीके से अपना आंसर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।